धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते, जानते व परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, एक तरीका अब नया चला है, क्योंकि हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि हजूर पिताजी के जेल जाने के बाद से लेके मैनेजमेंट, हालांकि उनके पहले से भी मैनेजमेंट इस तरह के बहुत सारे प्रयास करती रहती है कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसा आस्था के नाम पे लोगों से ठगा जाए, और ऐसे बहुत सारे तौर तरीके अपनाए भी जाते हैं। और लगातार हजूर पिताजी के जेल जाने के बाद से तो बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए गए, और इसमें मतलब चाहे पुलिस हो चाहे सरकार हो, वो खुले तौर पे इस चीज का समर्थन करती है, क्योंकि किसी भी तरह की, क्योंकि ये ठगी कोई 100 250 रुपए या हजार की नहीं है या लाखों की नहीं है। ये ठगी अरबों रुपए की है, मतलब हजारों करोड़ में चली गई ये ठगी है, जो गिनती के लोग करते हैं। और किस तरह इस ठगी से कितने काम होते हैं, और खुले तौर पे ये पैसा रिश्वत के नाम पे मांगा जाता है, भी हमें रिश्वत देनी है आगे, और इस नाम पे पैसा सीधे तौर पे मांगा गया। इसके अलावा अ, वकीलों की फीस देने के नाम पे कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई कुछ काम कर रहा है, इस तरह से पैसा खुले तौर पे इकट्ठा होता है। तो अलग अलग टाइम पे हम आपको बताते रहते हैं किस तरह के तौर तरीके, कौन कौन से नई चीजें जो आ रही हैं निकल के, जिसके लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो अभी तीन चार चीजें नई आई हैं। एक तो ये चल रही है, अभी डेरे के अंदर रिनोवेशन कराना है। अभी 6 साल में लगभग चौथी बार या पांचवी बार ऐसा चल रहा है कि डेरे के अंदर जी पेंट कराना है। जैसे हर बार पेंट कराने के पैसा तो ले लेते हैं, पेंट कौन सा करवाना है, लेकिन पेंट कराना है, और इमारतें टूट रही हैं, तरेड़े आ रही हैं, वगैरह वगैरह करके हर बार करोड़ों रुपया इस हिसाब से इकट्ठा किया जाता है जी, हमने बिल्डिंग को रिपेयर कराना है, जबकि डेरे के अंदर किसी तरह की बिल्डिंग रिपेयर नहीं होती। और ये हर साल का काम है लगभग। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है भी, जितने भी जो नामचर्चा घर हैं या डेरे बने हुए हैं, वहां पे कमर्शियल सेटअप खोले जाएं। जैसे कमर्शियल कोई दुकान खोल ली जाए या कोई रेस्टोरेंट खोल लिया जाए, इस तरह से कमर्शियल चीजें खोलने का प्लान चल रहा है। और उसके हिसाब से हर एक जितने भी नामचर्चा घर या डेरे बने हुए हैं, उन सब में एक बड़े स्केल पे थोड़ा हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट हो, बढ़िया रेस्टोरेंट बनाने की कोशिश है। और होटल जैसे जहाँ लोग रुक सके आके, एक सराय की तरह, कि जैसे धर्मशाला में होता है 150 500 किराया दे के सस्ते में कमरे मिल जाते हैं, उस तरह से एक धर्मशाला टाइप कमरे बना के उसको किराए पे देने का तरीका भी चल रहा है, और वो कंस्ट्रक्शन हो भी रही है। इसके बाद मतलब कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी क्या, कि 45 मेंबरों की अपनी कोई आमदनी तो है नहीं, उनका तो जो अभी चलो 85 कह लो, इन सबकी जो आमदनी का साधन है वो सात संगत से ठगी है। मतलब ना ये कभी मेहनत करके कमाते हैं, इनका मतलब एक बेसिक अर्निंग प्रोसेस ही पैसा लूटना है, और उसी पैसे से इनका काम धंधा या जो भी रोजी रोटी चलती है। और उसी में से लगभग 50 से 60% जो पैसा ये लूट के लाते हैं संगत से, वो डेरे की मैनेजमेंट ले लेती है, और बाकी का पैसा इनमें बंदर बांट होके बढ़ जाता है। तो एक सेवा तो कोई होती ही नहीं है उस पैसे से, वो सिर्फ एक तरह से लूट का सूट है। और उसके बाद पुलिस में कहीं कोई केस आ जाए, कोई शिकायत हो जाए उसमें, या उसके अदालतों में या कहीं भी, तो वहाँ रिश्वत देने के लिए पैसा काम में लिया जाता है। बड़े स्केल पे पैसा विदेशों में हवाला के जरिए इस तरह से चलता है, और जगह जगह जाके कनाडा जैसे देशों में, मतलब एडम ब्लॉक के जो लोग हैं वो अपनी बड़ी प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। इसके अलावा 45 मेंबरों में भी ये देखा गया है भी, काफी 45 मेंबरों ने पिछले 2 साल के अंदर खास तौर पे, मतलब ऑन एन एवरेज 10 12 15 एकड़ जमीन ली गई है। और कुछ जो बड़े लेवल के डेरे के अंदर खासम खास सेवादार बनते हैं या बड़े खास माने जाते हैं, वहाँ खुले तौर पे मतलब जगह जगह प्रॉपर्टी डीलरों को ये बोलते हैं अभी हमें बड़ी प्रॉपर्टी दिला दो, हमारे पास पैसा बहुत पड़ा है। इसके अलावा और भी, ये सिर्फ ऐसा नहीं भी सासंगत को लूट रहे हैं, जो इलेक्शन के नाम पे वोट बेचते हैं वहां से ये जो प्रत्याशी हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, उनको भी लूटते हैं संगत के नाम पे, और फिर उनकी दुश्मनी संगत से पड़ जाती है, और वो अपना जो नाराजगी है वो संगत से निकालते हैं। इसके अलावा ये जो निगरानी समिति जैसे डेरे में जो भी निगरानी रखते हैं,
लोग मतलब अब तो वो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन पहले जो रखते थे या जिनका आम तौर पे रूटीन जो पिताजी के हुक्म में रखते हैं, उन सबने ये जानकारी दी थी भी डेरा में बड़े स्केल पे नशे की तस्करी भी होने लगी है। और इसके अलावा जो कुकर्म है दूसरे वचनों के खिलाफ जाके नशा करना या और वेश्यावृत्ति वगैरह, वो सब आम सी बात हो गई है। क्योंकि अब मर्यादाओं के नाम पे जो, जैसे पिताजी ने बोला था भी, यूथ वीरांगनाओं की जो बहनें हैं वो अलग रहेंगी, बिल्कुल भाइयों के साथ नहीं रहेंगी। अब तो ये एक ही गाड़ी में इकट्ठे जाते हैं, एक साथ कई कई दिन एक साथ रहते हैं। तो मर्यादाएं कितने की बची हैं वो आपको पता ही है, और किस तरह से ये सब चलता है। लेकिन इन सारे दौर में एक औरत का नाम खुले तौर पे उभर के सामने आता है, गुरचरण कौर, जो यूथ वीरांगनाओं की प्रेसिडेंट है। यूथ वीरांगना एक गैर सरकारी संस्था है। इस औरत के बहुत सारे चेहरे हैं जो खास तौर पे पैसा लूटने के लिए और झूठ बोलने के लिए, ये और इसकी कुछ बहनें हैं जो इसके नीचे काम करती हैं, या फिर कुछ इसकी रिश्तेदारी में भी पड़ती हैं। तो उनका क्या एक प्रॉपर गिरोह है जो लोगों को जैसे फर्जी केसों में फंसाना, खास तौर पे जो जो वुमेन्स के, ये महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं छेड़खानी वगैरह के, इस तरह के उन कानूनों में जबरदस्ती फंसाना, और विधवा जो औरतें हैं या फिर जिनकी शादियां नहीं हुई, उम्र निकल गई, तो ऐसी औरतों का इस्तेमाल करना, मतलब समाज में दूसरे तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लूटने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। तो इसके लिए गुरचरण कौर का गिरोह बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। और हाल फिलहाल हमारे पास कई ऑडियोज आए हैं गुरचरण कौर के, और ऑडियो लंबे हैं तो इतने सारे तो डाले नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी उसके कई तौर तरीके सामने आए हैं। एक ये है कि वो जगह जगह जा रही है और वहां पे ये बात कर रही है कि पिताजी का हुक्म है कि हर ब्लॉक के अंदर एक रेस्टोरेंट होटल बनाना है, या फिर डेरे डेरे की बिल्डिंग को एक होटल रेस्टोरेंट या इस तरह से उसमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए पैसा मांग रही है। तो हाल ही में एक घटना के ऑडियो आया है कुछ, उसमें क्या है कि गुरचरण कौर ये बोल रही है कि हमें पैसा चाहिए, और वो हर व्यक्ति से प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपया चाहिए। मतलब वो हर जगह जो पैसा मांग रही है उसमें एक कंडीशन लगा रही है भी 1 लाख रुपया एक आदमी देगा, उसी का पैसा स्वीकार किया जाएगा, दूसरे का नहीं। तो जो ऑडियो हमारे पास आया उसमें ये, जो आया उसमें ये है कि वो 1 लाख रुपया हर एक व्यक्ति से मांग रही है, और उसमें वो एक कहानी सुना रही है जिसमें वो परिवार का जिक्र करती है। अभी उस परिवार के 5 सदस्य थे, और उन पांचों सदस्यों ने 1 1 लाख रुपया डोनेट किया। और जब वो ये सब कर रहे थे तो उनके घर का कुत्ता भौंकने लगा, और उनको लगा भी इस कुत्ते का भी हिस्सा डालना चाहिए, तो उन्होंने कुत्ते के नाम का अगला 1 लाख रुपया और जमा करवा दिया। और फिर उनका कोई छोटा बच्चा था गोद में, वो रोने लगा, तो उसके नाम का भी 1 लाख रुपया और जमा कराया। तो मतलब करीब करीब 5 से 7 लाख रुपया उस परिवार ने दिया। उसके बाद ये कहानी सुना रही है वो किसी जगह पे, अब कौन सी जगह है इतना तो अंदाजा नहीं है मुझे, तो वहां पे कहानी सुना के बोलती है भी आपको भी पैसा देना है। तो वहां पे एक व्यक्ति खड़ा होता है जो 500 रुपये करीब, ये सारी कहानी सुनने के बाद भी 500 रुपये क्या ऑफर करता है भी मैं ये 500 रुपया देना चाहता हूँ परमार्थ के तौर पे। तो वो पैसा, मतलब गुरचरण कौर उस 500 के नोट को फेंक देती है, और भी नहीं हमें तो 1 लाख रुपया ही चाहिए, जो 1 लाख रुपया देगा हम उसी का परमार्थ स्वीकार करेंगे, और यही हमारे को आदेश है। तो उसके बाद जो भी होता है, मतलब वो नामचर्चा का कार्यक्रम सब कुछ चलता है, पैसा जो भी चलता रहता है, और आखिर में खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि गुरचरण कौर उसी व्यक्ति के घर पे जाती है, और उसको बोलते हैं भी आप पैसा दें परमार्थ में। तो सारी कहानी दोबारा सुनाती है, और वो व्यक्ति फिर से वही बात बोलता है भी जो 500 रुपये फेंके थे वही 500 रुपये लेने हैं तो लो, और नहीं लेने तो ये भी नहीं मिलेगा, जाओ। अब बेशर्मी की हद ऐसी थी कि गुरचरण कौर वो 500 रुपये लेके 500 रुपये ले आती है, और कि भी चलो कुछ नहीं मिल रहा तो यही सही। तो एक ये किस्सा है। और दूसरा एक और ऑडियो है, उसमें गुरचरण कौर एक कहानी सुना रही है अपनी बहन की शादी की। वे 1990 या 92 में उसकी बहन की शादी हुई है, और उस शादी में उसने बोला कि हमने जो रिश्ता किया उसमें 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपया हमने खर्च करना था, अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन
लड़के वालों ने दहेज मांग लिया और वो दहेज करीब करीब 5 लाख रुपया उन्होंने दहेज मांग लिया 1992 में। और फिर उनके पास जो 1.5 लाख रुपया था उन्होंने उसको एक चादर ढक दी और उसमें से खर्चा करना शुरू किया, तो 5, 5.5, 6 लाख रुपया वो उन्होंने शादी में खर्च कर दिया। जो उनके आड़ती थे या जो भी थे उनसे उन्होंने पैसा उधार नहीं लिया और ये एक चर्चा का विषय बन गया। और कि इतना पैसा कहाँ से आया, तो फिर करते करते ये सारी चीजें मतलब एक चमत्कार के रूप में सुनाई भी किस तरह से, मतलब अध्यात्म अगर आप परमार्थ करते हो तो ये चमत्कार अ, होते हैं एक तरह से। तो ये सारी चीजें मतलब वो बयान कर रही है। अब इंटरेस्टिंग है कि ये सारी कहानी सुनाने के बाद वो पब्लिक को ये बोलते हैं भी आप पैसा दो, फिर आपके घर में भी इस तरह से पैसे बढ़ जाएंगे पड़े पड़े, या आपकी जरूरतें पैसे बढ़ जाएंगे। तो अजीब ये है कि वहां पे कोई उसे सवाल नहीं पूछता भी जब एक चादर ढकने से 1.25 लाख रुपया 5 लाख में कन्वर्ट हो सकता है, और जो तुम्हारे घर में ऐसे सिद्ध पुरुष हैं ये इतने बड़े बड़े भक्त हैं जो इस तरह के पैसे बढ़ा लेते हैं, तो फिर तुम्हें घर घर लोगों से मांगने की जरूरत क्या है। जो सतगुरु 1.25 लाख रुपए का 5 लाख रुपया वैसे ही कर देगा भक्ति के नाम पे, तो वो अपने ही भक्तों से 100 100 200 रुपए क्यों मांगने के लिए भेज रहा है तुम्हें। और उसके बाद तुम बोलते 1 लाख रुपया और उसके बाद 500 रुपया भी लेके चलते बनते हो, तो क्या वो 500 रुपया हुक्म के खिलाफ नहीं है। मतलब ये एक तौर तरीके हैं। इसके बाद एक और ऑडियो आया है, वो उसी ग्रुप से किसी और लेडी का है। उसमें क्या है कि वो एक ब्लॉग के अंदर, उसमें तो कुछ वीडियो भी है, उसमें एक ब्लॉग के अंदर क्या है कि एक ब्लॉग ने ये निर्णय किया कि वो किसी की मदद के लिए पैसा खर्चना चाहते हैं। मतलब किसी की मदद करने के लिए उन्होंने 2 ढाई लाख रुपए जैसे इकट्ठा करना था किसी गरीब को की मदद करने के लिए। अब जब ये बात एडम ब्लॉक को या 45 मेंबरों या 85 जो भी है इनको पता लगती है, तो ये महिलाएं जो ग्रुप है ये वहां पे पहुंच जाता है, कुछ पुरुष भी होते हैं, तो ये वहां लोगों को समझाने लगते हैं कि वो पैसा जो किसी की मदद के लिए तुमने इकट्ठा किया है वो हमें दे दो। तो और इस बात पे उनकी लड़ाई हो जाती है। जब लड़ाई हो जाती है तो इससे लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो ब्लॉक इस बात पे ऐतराज करने लगता है भी आखिर हम पहले भी तो इस तरह से मदद करते रहे हैं, तो फिर अब इस मदद करने से तुम क्यों रोक रहे हो। तो लड़ाई होने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि वो पैसा जो होता है उस किसी की मदद के लिए जो इकट्ठा किया गया है, उस पैसे पे 45 मेंबरों की निगाह होती है। वो किस तरह से लंबी चौड़ी कहानियां सुना के वो पैसा ले लेते हैं मतलब उन लोगों से, और जिसकी मदद करनी होती है उसकी मदद का कार्यक्रम कैंसिल हो जाता है। उसके बाद उस ब्लॉक के लोगों को इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करके उनको ये समझाया जाता है कि उनका 45 मेंबरों को पैसा देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय वो पैसा वो उस व्यक्ति की मदद में लगाएं। तो इस कॉन्सेप्ट पे फिर ये बात चलती है और फिर वो ये बोलते हैं कि जिस ब्लॉक को अगर किसी व्यक्ति की मदद के लिए पैसा खर्च करना है तो पहले वो पैसा डेरा में दे, फिर डेरा उस मदद को अगर अप्रूव करेगा भी ये करनी चाहिए तो वो पैसा उनको मिलेगा। लेकिन वो पैसा जब डेरे आ जाता है तो फिर उसमें बहुत सारी कहानियां नहीं जुड़ जाती हैं कि भाई ये पैसा इस जगहों पे लग गया है और वहां ज्यादा जरूरत है, वो वाली मदद का काम आप बाद में कर लेना। इस तरह से लंबे बड़े स्केल पे पैसा इस तरह से भी इकट्ठा हो रहा है। इसके अलावा वकीलों के नाम पे वगैरह वगैरह या केसों के नाम पे जमानत के नाम पे अब नई पैरोल आनी है, नई मॉडिफिकेशन है, कंस्ट्रक्शन है, अलग अलग चीजें जैसे हम देखते हैं भी जगह जगह ट्रस्ट बने हुए हैं, धार्मिक ट्रस्ट भी बनते हैं। उनमें कभी किसी ने कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई सराय बनानी है, कोई लंगर घर बनाना है, कोई पार्किंग प्लेस बनाना है, कोई कुछ भी बनाना है, तो आमतौर पे हम देखते हैं दुकानों पे गलियों में जगह जगह ये रसीद बुक लेके घूमते हैं जी, आज हमको ये कार्यक्रम चलाना है, ये चलाना है। इस तरह से जैसे अब रामलीला चल रही है, अब तो रामलीला में भी लोग बहुत सारे रामलीला का फंड लेने के लिए आते हैं कि हमें इसका फंड दे दो, हमें रामलीला चलानी है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। तो उसी पैटर्न पे अब ये भी चल पड़े। और लेकिन चलो पैसा ले रहे हैं सब कुछ है, लेकिन आउटपुट क्या है, आपको काम दिख भी रहा है। अगर जो 133 मानवता भलाई के कार्य हजूर पिता ने चलाए, इन्होंने उसको बढ़ा के 160 के करीब कर दिए। हालांकि पुराने वालों का ही नया नाम रख के नए तरीके से बना दिए, लेकिन ऐसा कोई भी भलाई कार्य नहीं हो रहा है
जिसमें साथ संगत अपने स्तर पे पैसा डायरेक्ट मदद देने वाले के हक में लगा सके। जिसको मदद चाहिए मतलब उसको डायरेक्ट वो पैसा उसकी सेवा में लग सके। हर बार ऐसा काम हो रहा है जिसमें वो पैसा एडम ब्लॉक तक ही आएगा और उसके बाद वो पैसा कहीं और जाएगा नहीं। मतलब उन सेवा कार्यों को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जा रहा जिसमें सासंगत अपने स्तर पे ब्लॉक लेवल पे किसी की मदद कर सके। तो जो हो रही है वो भी मतलब एक बहुत ज्यादा कोई सिफारशी है या कुछ है, इस तरह से चल रहा है। मतलब कुल मिला के जो आप थोड़ा बहुत भी सेवा लोग करते थे वो सेवा का पैसा भी हड़प लेना है। और धीरे धीरे क्या है, अभी समय के साथ जो अच्छे लोग हैं समझदारों लोग हैं वो धीरे धीरे हटते चले जा रहे हैं और जो मूर्खों की फौज है वो लगी हुई है। अब ये नए सिरे से पुराने सत्संगी जो हैं उनको नए नए वचन सुना के फिर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। भी आपके लिए पिताजी ने ये वचन किए हैं, वो वचन किए हैं, फलाने वचन किए। तो ये सारा चीजें जो हैं वो चल रही हैं। आपको इसमें सतर्क क्यों रहना है भी, ये हर चीज अल्टीमेटली बिजनेस मॉडल है। डेरे में क्योंकि हजूर पिताजी के बनाए नियम अनुसार डेरे के अंदर आध्यात्मिक मतलब जो राम नाम के लिए पैसा नहीं लिया जाता। सिर्फ एक ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बनाया गया था और वो विंग सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के कार्यों के लिए बनाया गया था, ना कि डेरा की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बनाया गया था। तो उस विंग का पैसा ही खर्च होता है। लेकिन 2017 के बाद उस विंग के बैंक खातों को एडम ब्लॉक ने जानबूझकर बंद रखा हुआ है, क्योंकि उस विंग के अंदर जो कानून बनाए गए उसके तहत वो पैसा किसी निजी व्यक्ति के हक में खर्च नहीं किया जा सकता और उसका प्रॉपर ऑडिट होता है और उसकी रिपोर्ट लगती है। जबकि जो ट्रस्ट के खाते होते हैं उनमें से जमीन जायदाद खरीद ली जाती है। लेकिन क्योंकि ये सारा पैसा कैश में ही लेते हैं, कोई रसीद नहीं देते, कुछ नहीं देते, तो ये सारा एक तरह का एक ब्लैक मनी बिजनेस है जिसका इस्तेमाल अपराध में हो रहा है, नशों में हो रहा है, हवाले में हो रहा है, क्या हो रहा है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो सेवा में तो हो नहीं रहा है। तो ये सब चीजें चल रही हैं। अभी हाल फिलहाल आपके सामने एक नई चीजें आएंगी कि यूपी वाला फिर से पैरोल पे बाहर आने वाला है। हम उम्मीद है भी 7 नवंबर या 8 नवंबर के आसपास ये लगभग बाहर आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या है 27 तारीख के आसपास शायद मस्ताना जी महाराज का भंडारा पड़ेगा और 25 को राजस्थान का चुनाव है। तो हो सकता है उस वोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए और उस भंडारे के नाम पे पैसा बटोरने के लिए ये सारा तामझाम चले। और उसमें क्या है कि 10-20 हजार लोग आते हैं, उनपे पैसा खर्च होता है और उसको 10-20-30 लाख बना देते हैं, कई बार तो करोड़ 2 करोड़ भी बना देते हैं। एक मिंटू सिंह पूछ रहे हैं भी आधार कार्ड जो हो रहे हैं उसके क्या जरूरत है। हालांकि मेरे बात आपने याद करा दी। एक्चुअली में डेरे में एक और नया चीज चल रही है। आधार कार्ड क्या होता है? आधार कार्ड से मार्केट में एक बिजनेस है और इस बिजनेस में आपके आधार कार्ड की जो कॉपी है, गौर से सुनिएगा, जो 2 नंबर का बिजनेस है ना जैसे, उसमें आपके आधार कार्ड की कॉपी 15 से 25 हजार में बिकती है। आप हमारी बात गौर से सुनिए। आधार कार्ड का जो आपकी फोटो कॉपी है आधार कार्ड की, ये 15 से 25 हजार में ब्लैक मार्केट में बिकती है। लेकिन ये एक दो आधार कार्ड नहीं बिकता है, ये एक बंडल में बिकते हैं। तो जो एडम ब्लॉक आपसे आधार कार्ड की कॉपीज ले रहा है और उसके बाद आपका बाकी फॉर्म वगैरह भरवा रहा है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस आधार कार्ड की कॉपीज बेची जाती है। अब आप ये पूछो भी ये आधार कार्ड 25 हजार में कोई क्यों खरीदता है? तो भी ऐसा क्या बिजनेस है जो 25 हजार में आधार कार्ड काम आ जाता है? तो असल में क्या है कि आपने एक हवाला कारोबार सुना होगा। हवाला कारोबार क्या होता है कि आम तौर पे मान लो एक आदमी ने दूसरे आदमी को पैसा देना है, या एक आदमी ने एक बिजनेस की कोई दुकानदारी है या कंपनी है, उसने दूसरी कंपनी को पैसा देना है, उसके लिए बैंक खाते बने हैं, चेक लगते हैं, ये सब एक कानूनी प्रक्रिया है। अगर वही पैसा फर्जी बैंक खातों के जरिए घुमा के दिया जाए, मतलब आपके पास कैश है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है और उस कैश को आप 10-12 खातों में घुमा घुमा के अलग तरीके से उसको कानूनी तौर पे वैध बनाओ, इसे हवाला कारोबार कहते हैं। कि काले धन को सफेद धन बनाने का। इसमें क्या है कि विदेशों से भी कई बार फंडिंग होती है। अभी विदेशों से आपको सैकड़ों करोड़ मिल रहा है। वो पैसा क्या होता है, बड़े बड़े जो ट्रस्ट होते हैं उनके जरिए, हवाले के जरिए वो पैसा एक नंबर में बनाया जाता है।
कैसे? मान लीजिए डेरे का टर्नओवर 500 करोड़ का है एक साल का, खर्चा आमदनी और साथ साथ खर्चा, तो ये बड़े लेवल का टर्नओवर है। इसमें क्या है, डेरा एक फर्जी प्रोजेक्ट ऑन पेपर जनरेट करता है, उसमें कोई व्यक्ति विदेशों से पैसा डोनेट करता है और उसके लिए डेरे के पास एक लाइसेंस है, FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के तहत। अब वो पैसा जब अकाउंट में आएगा तो डेरा उस फर्जी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसी फर्जी बंदे को देगा, जिससे वो पैसा घूम के वापस बैंक खातों में चला जाएगा उन लोगों के पास वापस, और ये पैसा इस तरह से विदेशों से अलग अलग खातों में बढ़ के एक ट्रस्ट के जरिए एक नंबर में हो जाता है। तो ये एक बड़ा प्रोसेस चलता है। दूसरा क्या है, जो इलेक्शन का दौर आता है, जब खास तो जैसे चुनाव का दौर आता है, इसमें क्या है कि पॉलिटिकल पार्टियों को कैश में पैसा बांटना होता है इलेक्शन कमीशन से बचने के लिए। ऐसे में मार्केट में कैश की डिमांड बढ़ जाती है। जब कैश की डिमांड बढ़ती है तो वो, मान लो आप 100 रुपए कैश देते हो तो उसके बदले वो आपको खाते में 200 रुपए देने को तैयार होते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में लिमिट होती है भी इतना पैसा आप, इससे ज्यादा पैसा आप खर्च चुनाव में नहीं कर सकते। तो राजनीतिक पार्टियां कैश में काम करती हैं। जब कैश की डिमांड बढ़ती है तो कैश के बदले में बैंक खातों में ज्यादा पैसा डोनेशन में मिलता है। तो इसमें भी बड़े स्केल पे ट्रस्ट काम करते हैं। हवा, इसे भी एक तरह का काला कारोबार कहा जाता है कि मान लो आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में कैश चढ़ रहा है चढ़ावे में, अब उस कैश, मान लो ये 2 लाख रुपए कैश है, और 2 लाख रुपए कैश अगर आप दोगे किसी को, तो उसके बदले वो आपको 4 लाख रुपए या 4.5 लाख रुपए आपके बैंक खाते में दे देगा डोनेशन के तौर पे। तो जिनके इंडिविजुअल ट्रस्ट होते हैं, छोटे ट्रस्ट होते हैं, या फिर ट्रस्ट में कंट्रोल बहुत कम लोगों का होता है, उन वो ट्रस्ट ये काम ब्लैक मनी के तौर पे करते हैं। लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है, इसे कहते हैं रिवर्स हवाला सिस्टम। रिवर्स हवाला सिस्टम क्या है? ये सिस्टम जो आपका आधार कार्ड एडम ब्लॉक लेता है, ये उसके काउंट, उसको समझने की जरूरत है। रिवर्स हवाला सिस्टम में क्या है भी, आपका आधार कार्ड लिया जाएगा, आपकी डिटेल्स ले ली जाएंगी, और उस डिटेल्स में आपके नाम से एक फर्जी बैंक खाता खोला जाता है, और एक फर्जी बैंक खाता अकाउंट नंबर के साथ खोला जाएगा, जो फोन नंबर होगा, वो कोई नया सिम लेके आपका बैंक खाता उस नंबर पे खोला जाएगा, और इसके लिए बैंक मैनेजर के साथ सेटिंग होती है। आपके नाम से एक बैंक खाता खुल जाएगा और उसमें जो उसकी अपडेट्स हैं वो फोन, किसी और फोन नंबर पे आएंगी, आपके फोन पे नहीं आएंगी। अब ये बैंक खाता होते, इसमें गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे सब चल पड़ता है। इस बैंक खाते से जो कई तरह के काम होते हैं। पहला काम क्या है कि जो सट्टा लगाने वाली एप्लीकेशंस हैं, जैसे ड्रीम इलेवन है, अभी एक नया आपने केस सुना होगा, बड़ा चर्चित केस है महादेव ऐप का, जो है एक केस है। तो उस तरह की एप्लीकेशन आती है जो ऑनलाइन सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, उसमें ये जो बैंक खाते हैं उससे ये सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं एक तरह से भाई, जो कॉन्सेप्ट चलता है। इसके अलावा एक नया तरीका है अभी, उस बैंक खातों से पैसा विदेश की किसी कंपनियों में या किसी फर्मों में गूगल पे, पेटीएम या अलग अलग ऑनलाइन एप्लीकेशन से भेजा जाता है एक नंबर में। ये पैसा विदेश के लोग एक फर्जी शेल कंपनीज बना के किसी बिजनेसमैन की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और उस कंपनी की शेयर वैल्यू को मॉनिटर करते हैं बड़े स्केल पे कि उसकी शेयर वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी, कब घटेगी, शेयर को लिमिट करना, शॉर्ट करना, ये सब प्रोसेस बड़े स्केल पे चलता है। और इससे जो कंपनी वाले हैं वो इस प्राइवेट बिजनेस को करने वालों को एक मोटी रकम देते हैं। इसे कहते हैं भी, एक तो होता है हवाला, भी 2 नंबर का पैसा एक नंबर में आना, एक होता है भी 1 नंबर का पैसा पहले बाहर भेजना, उसी पैसे का कंपनियों में इन्वेस्ट होना, उससे मार्केट में शेयर वैल्यू का बढ़ना, फिर आम लोगों को महंगे शेयर बेच के उस पैसे को से मोटा पैसा निकालना। तो ये एक रिवर्स हवाला सिस्टम है जिसमें आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है, और ये उन लोगों के आधार कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल होगा जो आमतौर पे किसान हैं, जिनके लो वैल्यू अकाउंट्स हैं, जिनके बड़े लेवल पे इनकम टैक्स जनरेट नहीं होते, और उनके खाते आसानी से, इसलिए ये क्या करते हैं भी, साथ संगत भोली भाली है या ऐसे लोग हैं जिनको, जो इस चीज को चेक नहीं करेंगे, जो एडम ब्लॉक पे भरोसा करके उनके मांगे हुए डॉक्यूमेंट्स उनको आसानी से दे देंगे, और फिर उस डॉक्यूमेंट्स का वो अपने मन चाहे तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसमें 45 मेंबर है जो बड़े स्केल पे काम कर रहा है, और एक ये किन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं,
इसकी ये डेफिनेटिव है भी आपके आधार कार्ड को बेचा जा रहा है, ये कंफर्म्ड है। और इसके हमारे पास कुछ हद तक सबूत भी है भी आपके, क्योंकि अब हम क्या है कि फर्क नहीं पड़ता है और कि पुलिस को बताएं कोर्ट को बताएं, क्योंकि वो सबका अपना अपना कोई ना कोई हिस्सा है। हमने बहुत करीब से देख लिया, इवन जो अपने आप को कट्टर देशभक्त कहते हैं उनके भी असूल देख लिए भी, पैसे को लेके वो भी बिक जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी मतलब लोगों की मौत का सौदा करते हैं। ऐसे मतलब जुटलाया नहीं जा सकता, हमने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए चीजें हम किसी को बताओ ना बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कारोबार सैकड़ों करोड़ में चलता है, कोई ऐसा नहीं है कि 150 में है। मान लीजिए इन्होंने 10 लाख आधार कार्ड खरीदे हैं, लिए हैं आपसे, कॉपीज लिए, तो 10 लाख आधार कार्ड को आप 25,000 या एवरेज 20,000 से गुना कीजिए। भी 10 लाख आधार कार्ड अगर 20,000 पर आधार कार्ड बेचा जाए तो कितना बड़ा बिजनेस है। तो आप सोचिए कितनी संगत से आधार कार्ड की कॉपीज लेके आ रहे हैं। और जो ये आपसे फार्म भरवाते हैं ना, भी इतनी तेरे को पैसा दिया जी, दान किया, ये सब 2012 में वगैरह वगैरह, ये सब किसी, ये डेरे में आने के बाद ये सारे कागज डस्टबिन में जाते हैं। ये सिर्फ आपको बहकाने के लिए है कि ये आपसे कोई डाटा लिया जा रहा है और ये डाटा डेरे के काम आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली यहाँ एक बड़ा सेटअप चलता है और सेटअप को एक 45 मेंबर या 85 मेंबर है जो संभालता है। और उसके बाद 15 से 25 साल के लड़कों को यहाँ पे बुलाया जाता है जिनको डेरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और उनको यूपी वाला स्पेशल उनकी मीटिंग लेता है जब वो आता है और उनको सेवा करने के लिए कहता है आईटी विंग में। और ये पूरा जो ग्रुप है लड़कों का जो आता है, ये पूरा ग्रुप इस आधार कार्ड के बिजनेस में इस्तेमाल होता है। और ये अच्छा खासा सेटअप है, मतलब लाखों करोड़ों रुपए में सेटअप तैयार किया गया है डेरे के अंदर ही, जिससे ये सारा बिजनेस ऑपरेट होता है। विजय नाम का शायद एक 45-85 मेंबर है, उसका फोटो डिटेल फोन कॉल्स कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास आए थे जो वो काम करता है और किस तरह से करता है। उसने जो ट्रेनिंग दे रहा है वो वहाँ बच्चों को, तो उसके कुछ ने वीडियोस बना के हमें भेजे थे। और अब हम जरूरी नहीं समझते हैं कि हमें लगता है भी जब लूटने वाले लूट रहे हैं, लूटने वाले लूट रहे हैं, तो पुलिस को क्या, पुलिस को अपना हिस्सा मिल जाता है, कार्रवाई तो पुलिस कभी करती नहीं है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये है कि ओपन तौर पे आपको ये जानकारी दे दे कि ये खुले तौर पे बिजनेस एडम ब्लॉक कर रहा है आपके आधार कार्ड से। और ये आज का जो ब्लैक मार्केट का बहुत कॉमन धंधा है शेयर मार्केट में, कंपनियों के शेयर को मैनेज करने के लिए। इसे अपराध की दुनिया में रिवर्स हवाला सिस्टम कहते हैं। तो नए तरीके से मार्केट में अभी आया है, तो ज्यादा पुराना नहीं है। और इसका फायदा ये है भी इसका कोई भी, इसके खिलाफ कोई भी कानून नहीं है। मतलब क्या है कि कानूनी तौर पे ये पैसा एक नंबर में ही आपके बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में जाता है और वहां से वो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट होता है। तो कानूनी तौर पे आपको कोई पकड़ नहीं सकता है भी आपने पैसा दूसरे बैंक खाते में क्यों दिया, क्योंकि ये टेरर फंडिंग नहीं है। अब आपने सुना होगा न्यूज में भी, अडानी को एक शेल कंपनीज के जरिए उसके शेयर शॉर्ट करके शेयर वैल्यू बढ़ाई जाती थी और इन्वेस्टमेंट की जाती थी कंपनी में, और इस तरह से उसकी जो एसेट है वो बढ़ाई गई और शेयर के रेट मैनेज किए गए, जिससे बहुत प्रॉफिट कमाया गया। तो ये कुछ उसी तरह का ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज अभी इस काम को खुले तौर पे करने लगी हैं। जैसे लोग बिटकॉइन वगैरह एक क्रिप्टो करेंसी के जरिए लूटते हैं, अब ये उसी का एक पैरेलल वर्जन है। अभी शेयर मार्केट में भी इस तरह से शेयर्स के रेट को मैनेज किया जाए। तो ये एक आज का मतलब वर्ल्ड वाइड, वो इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड वाइड ये एक नया तरह का क्राइम है जो बड़े कॉरपोरेट्स के जरिए ही चलता है। और जो छोटे ग्रुप्स हैं जैसे डेरे जैसे ग्रुप्स हैं, उनको अपना पैसा कमाने के लिए काम वो कर लेते हैं। तो आप, अगर आपको लगता है भी आप अपना आधार कार्ड दे बैठे और आपको बचना है इस सबसे, तो एक ही तरीका है कि आप अपने जितने भी बैंक खाते हैं उन सबको बंद करो। और भी एक, क्योंकि आपके आधार कार्ड पे कितने बैंक खाते चलते हैं ये आपको पता चल जाएगा, तो आप सारे बैंक खाते बंद करो और एप्लीकेशंस डाल के कि, और इसकी डिक्लेरेशन दो भी मेरे सारे बैंक खाते इस आधार कार्ड से जो जुड़े हैं बंद हो। और आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएं, वो आपको बता देगा अभी आपके आधार कार्ड से कितने, पैन कार्ड से कितने बैंक खाते जुड़े हुए हैं। अगर कोई बैंक खाता अलग से जुड़ा हुआ होगा तो उसे बंद कराएं और नए सिरे से अपना नया खाता बैंक में फिर से खोल लें। अन्यथा कभी पता चलेगा आपको भी आपके नाम से ट्रांजैक्शन चल रहे हैं पर उसमें कोई कानूनी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक बिजनेस है और हो सकता है कल को आपके खाते से कोई ऐसे खाते में
पेमेंट चली जाए जो कानूनी तौर पे किसी टेररिस्ट ग्रुप का हो, आतंकवादी संगठन का हो, या पहले से कोई क्रिमिनल डिक्लेयर बंदे का हो, वो फिर आपको कोई कानूनी समस्या में डाल सकता है। अब ये एडम ब्लॉक आपको बताएगा तो नहीं भी उन्होंने किसके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया है। तो ये एक बिजनेस है जो एडम ब्लॉक खुले तौर पर कर रहा है, जितनी जानकारी हमारे पास है। तो खैर, और कोई जानकारी आपको लेनी हो तो बताएं, क्योंकि ये चीजें हम आपको स्पेशल इसलिए बताने के लिए लाइव किया था कि अब डेरे के अंदर भी हमें जी गुलाबी रंग का रंग करना है, ये करना है। कहीं अभी चिल्लाना शुरू करेंगे जी यूपी वाला परमानेंट बाहर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। 30 दिन बाहर आने में इनकी मौक निकल जाती है। इनको पता है भी कितना खर्चा करना पड़ता है, कितना मैनिपुलेशन करना पड़ता है, कितनी सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। हालांकि सब पैसा कमाने के लिए, क्योंकि हराम की खाने की आदी हैं, कमा के तो खा नहीं सकते। तो उस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। और परमानेंट तो सवाल पैदा नहीं होता ऐसा कुछ हो, क्योंकि जब एक कानूनी दायरे में चीजें हैं तो कानूनी दायरे में ही काम होगा। और इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों को लेके भी? बुलेट प्रूफ गाड़ियां डेरे में बनी हैं, ट्रक बने हैं। मतलब जैसे आपने सुना होगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो कंटेनर हाउस चलते थे, उस तरह के कंटेनर हाउस की जानकारी आई है। उस तरह के कंटेनर हाउस बनाए गए हैं, पर ये किसके लिए बनाए गए हैं मालूम नहीं है। जब इस्तेमाल में आएंगे तब पता चलेगा। हो सकता है कोई बड़ी साजिश या कोई नई पनप रही हो। और ये भी उम्मीद है भी 2024 के इलेक्शन से पहले भारत सरकार को, या बीजेपी को कह सकते हैं, भारत सरकार ना भी कहें, भी ये सारी नौटंकी जो यूपी वाले के नाम पे खड़ी की गई है, इसको खत्म करना जरूरी है। इसलिए उनको एक स्टेज पे आके सारा डिस्ट्रॉय करना है। हो सकता है अपनी सेफ्टी को लेके एडम ब्लॉक इन सब चीजों को कर रहा हो। तो मनीष कुमार जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं? एक वो बोल रहे हैं भी आप टाइम, एक आया था बीच में शायद कमेंट भी, टाइम खराब क्यों कर रहे हैं आप इन सब चीजों पे? देखिए, हम टाइम खराब नहीं कर रहे हैं। हम अपना काम, जो हमारा रूटीन का काम है, हमारा अपना आमदनी का साधन है, रोजगार है, हम अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं और अपने तरीके से अपने आप काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये मानना है भी जब कोई चीज हमें पता चल जाती है जो गलत हो रही है, और जिस किसी के साथ लूट खसूट हो रही है, किसी का नुकसान करने के इरादे से हो रही है, तो उसे अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, लोगों को बता देना चाहिए, जिससे लोगों का नुकसान होने से बच जाए। क्योंकि जो शिक्षा हमें हजूर पिताजी ने दी है, उसके हिसाब से अगर आपको सच मालूम है और आप इस सच को छुपा के रखते हैं और किसी के साथ धोखाधड़ी होने देते हैं, तो यह सच आपके लिए छुपाना भी एक पाप है। तो हम सिर्फ उतना तो कर देते हैं। पिताजी के केसों के बारे में कुछ जानकारी हो जो अपनी टीम ने लगाए थे? देखो जी, ऐसा करीब 2 साल से ऊपर हो गया है। मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। क्या है कि कोर्टों के अंदर न्याय बिकता है, जस्टिस बिकता है। और ये हम नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील बोलते हैं भी कैसे 9-9 10-10 करोड़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी बिकते हैं। तो ये एक ओपन है, और ऐसा नहीं है मेरे पास दर्जनों की गिनती में, मतलब कोई लिमिट नहीं है भी, दर्जनों की गिनती में बड़े से बड़े दलाल आए हैं जो हमें ऑफर देके गए हैं भी हम आपके लिए ये काम कर सकते हैं, इतना पैसा लगेगा। तो हमारा ये मानना है कि हम न्याय को खरीदना नहीं चाहते। और दूसरा क्या, जितनी वो कीमत बोलते हैं वो कीमत देना हमारे बस की बात नहीं है। और दूसरा है भी, अगर कल को सोचो भी चलो 1% दे भी दो, तो भी गारंटी नहीं है कि वो पैसा देने के बाद भी काम होगा। शुरुआत में हमारी सोच थी ये कि हम ऐसा कर लें कोशिश करके, लेकिन धीरे धीरे हमने ये सोचा सच्चाई का इतिहास झूठ के तरीकों से एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो इतिहास भी ऐसा नहीं है भी जो प्री प्लान करके बनाया जाए। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम किसी भी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे सच्चाई के साथ। और बेशक से हमें अच्छी तरह पता है, बहुत सारे जो जज होते हैं जिनके लिए दलाली की जाती है, उनकी डीलिंग हमने अपनी आंखों से देखी है, और उसके बाद कैसे वो काम करती है वो भी देखी है। तो इसलिए हमने अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक, भगवान की निगाह में हम सच्चे हैं कि हमने कोर्ट में केस लगाया, लेकिन 20 से ऊपर पेशियां हो गई हैं। एवरेज 3 से 4 महीने बाद पेशी पड़ती है, और 20 पेशियों से ऊपर पेशियां हुई है। और लेकिन
कोर्ट में उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और ये, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट का जो रवैया है, वो रवैया ये है कि कोर्ट का, हाई कोर्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल जो एक्टिंग चीफ जस्टिस रितु बारी है, उनका डेरे की लोगों को लेके ये मानना है भी ये लोग बेवकूफ हैं, गरीब लोग हैं, छोटी जात के लोग हैं, इनको अकल नहीं है कि एक आम आदमी के पीछे उसको भगवान मान के पागलों की तरह लगे हुए हैं। और इनको पढ़े लिखे लोगों को एजुकेट करना चाहिए ताकि ये लोग उस दायरे से बाहर आ जाएं और इस तरह से किसी आदमी को भगवान मान के ऐसे उसके पीछे पागलों की तरह ना लगे। ये हाई कोर्ट चंडीगढ़ के एक्टिंग चीफ जस्टिस की डेरा के प्रेमियों को लेके सोच है भी ये बेवकूफ, पढ़े लिखे बेवकूफ है या फिर छोटी जात के हैं या अनपढ़ हैं, गरीब हैं, जो जिनको अकल नहीं है और वो मूर्खता में काम कर रहे हैं। और ऐसे जज के पर्सनल व्यूज हैं और ऐसे जज के कोर्ट में ही केस लगे हुए हैं, तो अब उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे ये आपको पता है। आप खुद अंदाजा लगा लो। तो इसलिए आप मनीष कुमार जी, सवाल फिर नहीं आया आपका। मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, प्रश्न तो मेरे को सामने दिखा नहीं आपका। चलो, कोई फिर भी रह गया हो तो पूछना। और रही बात, हम किसी ग्रुप का नेतृत्व नहीं कर रहे, हम इस ग्रुप को, मैं मेरी तरफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये ग्रुप कोई एक, ऐसा नहीं है अभी कोई संगठन है या कुछ करने चला है। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया है, अपना व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब जो चीजें कोर्टों में संभव नहीं हो पा रही, वो चीजें हम ओपन फोरम में डाल रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि धंधे हैं, सबके चल रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना है भी इन धंधों से बच के रहो, बिना वजह लूटो मत। और जिस लेवल का चल रहा है, क्योंकि हम तीन चीजें होती हैं, एक होती है गलतियां, एक होता है गुनाह, एक होता है पाप। तो क्या है कि जो आध्यात्मिक दृष्टि में पाप ज्यादा बड़ी चीज है, और उस पाप का कानून में कोई हिसाब किताब नहीं होता, लेकिन भगवान के कानून में बहुत हिसाब किताब होता है। और उस पाप में, क्योंकि अभी कानून से कोई मायने नहीं है, अगर हम आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े हैं और आध्यात्मिक दुनिया को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं पिछले 6 साल से, समझ रहे हैं जो हमने समय रहते नहीं समझी, अपने गुरु जी के होते हुए, हम सामने होते हुए, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और उससे समझ रहे हैं कि जो ये पाप की दुनिया है, जिसका भारत के कानून में कोई जगह नहीं है, उसमें कोई मायने नहीं है, और उस दुनिया में हमें बचना कैसे है और समाज को, लोगों को बचाना कैसे है। अब ये आध्यात्मिक दुनिया है जिसका आम कानूनी दुनिया से उतना कोई वास्ता नहीं है। कोशिश ये रहती है भी जितना खुद को समझ आ जाए उतना दूसरे को भी समझा दें, ताकि मिलजुल के हम एक ऐसे पाप के भागीदार ना बने जो एडम ब्लॉक डेरे की मैनेजमेंट और डेरे के तमाम ब्रह्मचारी साधु जो अपने आप को बड़े भक्त कहते हैं भी, वो सब मिलके कर रहे हैं। और भक्ति के भेष में जो अपराध का बड़ा तंत्र डेरे में चलता है, उसका हिस्सा ना बन के, उनको पैसा देके उनको मजबूत ना करें, जिससे जो अपराध के जरिए जिनके घर बर्बाद होते हैं, उनके पाप का भागीदार हम ना बने। तो एक ओपन तौर पे हमारा मतलब प्रयास है कि हम मिलजुल के डेरे की साथ संगत को इस पाप का हिस्सा बनने से रोक लें। इसके साथ साथ जो हमें सच्चाई समझ में आती है, जो डेरे की मैनेजमेंट खुले तौर पे हजूर पिताजी के साथ, पिताजी का अपना परिवार भी हजूर पिताजी के साथ जो विश्वासघात, धोखा, उन्हें मारने, खत्म करने की साजिशें आज तक रचता आया, वो जैसे जैसे हमें समझ आ रही हैं, जैसे जैसे हम इसको रूहानियत की दुनिया से जोड़ पा रहे हैं, वैसे वैसे हम समाज में परोस रहे हैं। भी हमें कुछ इस तरह समझ में आता है, भी आपको कैसे समझ में आता है ये आप देख लो। अब किसी को हमारी बात पे यकीन आए ना आए, समझ आए ना आए, हमारा अपना ओपिनियन है। जो सहमत होते हैं वो ठीक है, वो मुंह से ग्रुप में मान लेते हैं, जो सहमत नहीं होते उन्हें विरोधी मान लेते हैं। बाकी क्या है, भी जिनका धंधा चल रहा है, उन्होंने तो एक 15, 25, 45, 85 का एक चेहरा अपना लगा रखा है जिम्मेवारों का, और उस चेहरे के नाम पे हर बंदा अपने अपने तरीके से पैसा संगत से लूट रहा है और अपने अपने तरीके से पैसा अंदर बांट हो भी रहा है। ये कोई डेरे में नया नहीं है, ये लगभग हर धर्म में, हर तरह की सोच में ये चलता है, सब जगह चलता है, बस डेरे में अब ये नया इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब क्या इतिहास में हमने सुना था भी किस तरह गुरुओं की शिक्षा बदल के एक बिजनेस मॉडल में आ जाती है, तो उस बिजनेस मॉडल को हम पनपते हुए, चलते हुए देख रहे हैं भी कैसे संतों की सोच बाद में एक निर्जीव वस्तुओं में घुस जाती है, और कैसे फिर लोग संतों को बोल के निर्जीव वस्तुओं में ही भगवान ढूंढने लग जाते हैं। भी जो चेतन की पूजा है वो हटा के जड़ पूजा में वापस लाया जा रहा है। इसके अलावा सबको पता है भी बीजेपी क्या कर्म कांड कर रही है,
और उनकी गुलामी में कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो ओपन तौर पे सबको पता है भी एडम ब्लॉक के जितने भी सदस्य हैं वो बीजेपी के पक्के वाले गुलाम कह लो हैं, क्योंकि इनके सारे काल कारनामे उनकी जेब में है। और जब तक वो सरकार में बैठे हैं ये बचे रहेंगे, कल को कांग्रेस भी आ जाए या कोई भी पार्टी आ जाए फिर यही धंधा उनके साथ चल पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो ईमानदार रहेंगे, और यही धंधा आम आदमी पार्टी के साथ भी चलेगा, क्योंकि जो पंजाब सरकार भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनके अपराध छुपाती है, हरियाणा सरकार भी कंधे से कंधा मिला के छुपाती है, और पहले कांग्रेस की सरकार रही वो भी छुपाती आई है। तो पार्टी ऐसा तो है नहीं भी कोई इनको एक्सपोज करेगा, तो हम तो बस अपनी दुनिया में पाप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और उसमें जो नहीं बनना चाहते हमारी एक तरह से सेवा समझ लीजिए भी, लोगों को जागरूक कर दें और जिससे हमारी भी सेवा बने। हम तो अपनी सेवा बना रहे हैं, बाकी जिसको जिस निगाह से देखना है वो वैसे देखता रहे। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई आप सबके समझ आए, दुनिया को भी समझ आए और सामने सबके आए। इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आखिरी में अरदास बोली जाएगी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।